नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, केवीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 और 10 में समाहित रचनात्मक लेखन से अनुच्छेद लेखन। जो रचनात्मक पार्ट है हमारा, उससे आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे पूरा अध्याय आप लोगों को समझ में आ सके और आप परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। विद्यार्थियों, किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके बारे में, उसकी परिभाषा, उसके अर्थ के बारे में जान लेना जरूरी है। तो हम सबसे पहले अनुच्छेद की परिभाषा की चर्चा करते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। जिस भाव या विचार की हम बात करेंगे उसी भाव से संबंधित एक लघु वाक्य समूह है। लघु का अर्थ यहाँ पर छोटा है। एक छोटा वाक्य समूह हम लेंगे, वाक्यों का एक छोटा समूह हम लेंगे और उसे लिखेंगे। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? अनुच्छेद। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से, कोई भी घटना है, कोई भी विषय है, यदि आप उसे संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, उसके साथ ही उसका सारगर्भित होना भी जरूरी है। जो मोरल आप उसके द्वारा बताना चाहते हैं, जो समरी आप उसके द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं, वो उस लेखन शैली में समाहित होनी चाहिए। उसे ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। तो ये बात तो हुई हमारी परिभाषा की। इसके बाद छोटी सी बात और करते हैं हम कि अनुच्छेद शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। जो अंग्रेजी में पैराग्राफ होता है उसे ही हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। और अनुच्छेद है वो निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इससे पहले तक आप निबंध लिखते आए हैं। किसी एक टॉपिक आपको दिया जाता था, चार में से कोई एक आपको करना होता था, तो वो ऐसे राइटिंग आप वहां पर करते थे, निबंध लेखन आप वहां पर करते थे, जो कि विस्तारवादी योजनाबद्ध तरीके से लिखा जाता था। हर बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना होता था, तभी जाकर के हमारा अंक पूरे में से पूरे आने की संभावना होती थी। तो अब उसी निबंध का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप आपको, यानी सारगर्भित रूप उस निबंध का आपको यहाँ पर लिखना है। और यही क्या है? अनुच्छेद लेखन। ये किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में हो सकता है। अनुच्छेद में हर वाक्य अपने मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता। बिना मतलब की बातें आपको अनुच्छेद लेखन में बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो आपके अंकों में कमी ला सकता है। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय से संबद्ध वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। आप जिस विषय में बात कर रहे हैं वो बात संतुलित शब्दों में होनी चाहिए और अपने आप में पूर्ण भी होनी चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं उन शब्दों के माध्यम से सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव और प्रभावशाली होनी चाहिए। जो बात आप लिख रहे हैं उसके लिए आपकी जो भाषा शैली है उसमें सजीवता होनी चाहिए और आपके शब्द हैं वो प्रभावशाली होने चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्ति और मुहावरों के समुचित प्रयोग से भाषा शैली में उपयुक्त गुण आ सकते हैं। यदि आप भाषा शैली में लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं, किसी कविता की कुछ पंक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो उससे आपके अनुच्छेद लेखन की जो प्रभावशालीता है वो बढ़ जाती है, सजीवता बढ़ जाती है, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होती है।
हर चीज का अपना काम होता है, हर टॉपिक अपना कार्य करता है। तो अनुच्छेद होता है वो अपने आप में स्वतंत्र है, वो अपने आप में पूर्ण होता है। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में रहती है। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार है वो अंत में दिया जाता है। आपके जो मुख्य विचार है, आपकी भावना है, वो अनुच्छेद में शामिल होनी चाहिए। वो आप प्रारंभ में कर सकते हैं, अंत में कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी कोटि का जो अनुच्छेद है वो अंत में अपने मुख्य विचार देता है। विद्यार्थियों, अनुच्छेद लेखन में कुछ बातें आपको ध्यान देनी होंगी जिनके कारण आपका अनुच्छेद प्रभावशाली बन सकता है, आपके 5 में से 5 अंक पूरे आ सकते हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु है जिन पर यदि आप ध्यान देंगे और उनको ध्यान में रखते हुए यदि आप अनुच्छेद लेखन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंक है वो अच्छे प्राप्त होंगे। तो पहला बिंदु है इसमें कि अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा और संकेत बिंदु बना लेना चाहिए। इस प्रकार हम निबंध में संकेत बिंदु बनाते हैं, उसी प्रकार ऐसे के भी संकेत बिंदु आपको लिखने हैं। एक रूपरेखा आपको तय करनी है। किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस कार्य के लिए एक योजना बना ली जाए और उस योजना के अनुरूप कार्य को गति प्रदान की जाए तो वो कार्य निश्चित रूप से सफल होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। यदि आप एक ही बात को बार बार घुमा फिरा करके पेश करोगे तो वो आपके लिए नकारात्मक रूप ले सकती है। अनावश्यक विस्तार से बचे, बिना मतलब की बातें तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी है और विषय से कभी नहीं हटना है। जो विषय हमें दिया है उसी विषय से संबंधित चर्चा होनी चाहिए। यदि किसी त्योहार पर निबंध लिखा है, दिवाली के त्योहार का आपको ऐसे ऐसे नहीं सॉरी पैराग्राफ दिया है, अनुच्छेद दिया है, तो आप वहां पर होली की चर्चा मत कीजिए, अन्य किसी त्योहार की चर्चा मत कीजिए। यदि विद्यालय और विद्यालयी शिक्षा के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है तो आप वहां पर सिर्फ विद्यालय की शिक्षा के बारे में चर्चा कीजिए, अनावश्यक व्यर्थ की बातें वहां पर मत कीजिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना चाहिए और पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। हमारे विषय से संबंधित कुछ सूक्तियां हमारे पास होती है, लोकोक्ति होते हैं, मुहावरे होते हैं और कुछ कविता की पंक्तियां भी हमारे अनुच्छेद लेखन को प्रभावशाली बनाती है। जेई विपत्ति ते कसे तेई सांचे मीत। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं वो हमारे काव्य को, हमारे इस लेखन को प्रभावशाली बनाती है। यदि शिक्षक दिवस पर लिखना हो तो गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार के दोहों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं जिससे आपका अनुच्छेद है वो प्रभावशाली, बेहतर, सजीव दिखाई देगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की विशेषताओं की। क्या विशेषताएं हैं अनुच्छेद लेखन की? अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार से संबंधित होता है, उसमें हम अन्य विचार शामिल नहीं करते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। आप जितने वाक्य वहां पर लिखते हो हर वाक्य का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। अप्रासंगिक बातों को हटा देना चाहिए। वहां पर अप्रासंगिक बात अगर आप करोगे, प्रसंग से हटकर कुछ बात करोगे तो वो नकारात्मकता ले सकती है। अनुच्छेद के सभी विषय एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो सके। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करती है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये तो थी इसकी प्रमुख विशेषताएं जिनसे हमारा अनुच्छेद लेखन प्रभावशाली बनता है, सजीव बनता है।
तो ये सारी बातें होने के बाद हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेते हैं किस प्रकार हमें लिखना है। तो जैसे एक उदाहरण यहाँ पर हमने लिया है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो इसमें छोटे छोटे 3 पैराग्राफ इसने शामिल किए हैं। एक पैराग्राफ में तो इसने एक दोहा लिया है संत कवि कबीरदास जी का और इसे सजीव रूप प्रदान किया है और समय का महत्व यहाँ पर बताया है। तो जो समय है वो निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हमें हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आलस में आकर के समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय होता है। संत कवि कबीरदास ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इससे इस लेखन में सजीवता आई है, प्रभावशालीता आई है। समय का एक एक पल बलवान है, मूल्यवान है। बीता हुआ पल है वो लौट करके नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया है उस पर वर्तमान समय बर्बाद न करके आगे की सुध लेना ही क्या है, बुद्धिमानी है। तो इस प्रकार ये समय के ऊपर एक छोटा सा निबंध है। मैक्सिमम 80 से 100 शब्द ही इसमें शामिल किए गए हैं। आप लाइन काउंट करके देखें तो एक लाइन में सामान्यतः 10 शब्द माने जाते हैं और ये 9 या 10 लाइनें ही यहाँ पर हमारे समक्ष दिखाई दे रही हैं। तो इससे बड़ा है वो अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। स्कूल का वार्षिकोत्सव, तो एक रूपरेखा हमने बनाई। एक अगला उदाहरण है हमारे समक्ष, स्कूल में वार्षिकोत्सव है, इस पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको। तो एक रूपरेखा है 3 पॉइंट्स की हमारे समक्ष। क्या है? हर्षोल्लास का विषय, वार्षिकोत्सव की तैयारियां और छात्रों को प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। तो ये है हमारे समक्ष, हमने एक रूपरेखा बना ली और इसी रूपरेखा के इर्द गिर्द हम अनुच्छेद लिखेंगे। तो देखिए, यूं तो हर स्कूल में समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन वार्षिकोत्सव का इंतजार तो शायद हर बच्चे को रहता है। विद्यालय में वार्षिकोत्सव सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। वार्षिकोत्सव का दिन लगभग सभी स्कूलों में निश्चित रहता है और सभी स्कूलों में वार्षिकोत्सव को बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसकी तैयारियां काफी पहले से शुरू हो जाती है। शिक्षक और छात्र छात्राएं इस आयोजन को सफल बनाने में जुट जाते हैं। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा है वो तैयार कर ली जाती है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनी, खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की तैयारियां भी की जाती है। वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि सहित सभी मेहमानों को निमंत्रण भेजे जाते हैं। प्रतिभावान छात्रों को इस दिन पुरस्कृत किया जाता है और वार्षिकोत्सव जैसे कार्यक्रम छात्रों के प्रतिभा के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक एक लाइन जो अनुच्छेद में शामिल की गई है उसका अपना अर्थ है, उसका अपना उद्देश्य है, उसका अपना महत्व है। इसीलिए अनुच्छेद लेखन का प्रभावी होना बहुत ही आवश्यक है। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं ताकि आप लोगों का ये टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यता के लिए खतरा, ये एक टॉपिक है आप लोगों के समक्ष। तो हमने एक रूपरेखा बनाई। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसके प्रभाव और समस्या का समाधान। तो इन चारों के इर्द गिर्द हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, एक अनुच्छेद लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गत एक दशक में जिस समस्या ने मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा अर्थ है धरती के तापमान में निरंतर वृद्धि। यद्यपि ये समस्या विकसित देशों के कारण बढ़ी है, परंतु इसका नुकसान सारी धरती को भुगतना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों के मूल है मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताएं, उनकी स्वार्थ वृत्ति। मनुष्य प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होकर पर्यावरण को अंधाधुंध क्षति पहुंचा रहा है। कल कारखानों की स्थापना, नई बस्तियों को बसाने, सड़कों को चौड़ा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई है वो की गई है। इससे पर्यावरण को दो तरफा नुकसान हुआ है। तो इन गैसों को अपनाने वाले पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन, वर्षा की मात्रा और हरियाली में कमी आई है। इस कारण वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक ओर धरती की सुरक्षा कवच ओजोन में छेद हुआ है तो दूसरी ओर पर्यावरण असंतुलित हुआ है। असमय वर्षा,
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी गर्मी की ऋतुओं में भारी बदलाव आना ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। इससे ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे एक दिन प्राणियों के विनाश का खतरा होगा। अधिकाधिक पौधे लगाकर इनकी देखभाल करनी चाहिए और प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। आइए इसे आज से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कल तक तो देर हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रत्येक लाइन हमारी रूपरेखा के इर्द गिर्द घूम करके उसे इस अनुच्छेद में प्रभावी बना रही है। तो यही तरीका आप लोगों को अपनाना है, जिससे आपके अनुच्छेद लेखन है वो प्रभावी होगा, सजीव होगा और आपके अंक पूरे में से पूरे आएंगे। आपके अभ्यासार्थ कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। आप इनके एक रूपरेखा तैयार करके इन पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो पहला है, कोरोना काल में आई परेशानियां। जीवन में अनुशासन का महत्व है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कोरोना से बचने के उपाय, सादा जीवन, उच्च विचार। इन पांचों विषयों पर आप लोग अनुच्छेद तैयार कीजिए और अपने अंक है वो सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।